नमस्कार दोस्तों। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचुर गांव में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड से ही शिक्षा दीक्षा ली। 1993 में गुरु गोरखनाथ पर शोध करने के लिए अजय सिंह बिष्ट गोरखपुर आ गए, जहां उनकी मुलाकात महंत अवेद्यनाथ से होती है। महंत अवेद्यनाथ ने ही अजय सिंह बिष्ट को शिक्षा दीक्षा दी, जिसके चलते 1994 के अंदर अजय सिंह बिष्ट पूरी तरीके से संन्यास ले लेते हैं, मोह माया से दूर चले जाते हैं और सब घर बार छोड़ देते हैं। और यही अजय सिंह बिष्ट 1994 में योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं। योगी आदित्यनाथ 1998 में इलेक्शन में एंटर होते हैं और गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं। और मजे की बात यह होती है कि वो जीत भी जाते हैं। ये पहले व्यक्ति थे जिनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी और वो सांसद बन चुके थे। ये सबसे युवा सांसद बने थे। 1999 में दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतते हैं। 2004 में तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतते हैं। 2009 में चौथी बार लोकसभा का चुनाव जीतते हैं और 2014 में 5वीं बार सांसद बनते हैं और लोकसभा का चुनाव जीतते हैं। योगी जी की इतनी सारी जीत होने के बाद बीजेपी पार्टी को यूपी के अंदर बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए योगी जी को बुलाया जाने लगा। और इसी के चलते 2017 में सर्वसम्मति से योगी जी को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। आज के समय में योगी जी सबसे ज़्यादा जाने माने सीएम है और सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य के सीएम है और साथ में ऐसे राज्य के सीएम है जहां पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं। कोई भी व्यक्ति अगर जो उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा समय तक सीएम बन के रह सकता है ना, तो अगला नंबर पीएम का उसी व्यक्ति का होता है। और इसमें योगी जी बड़े अच्छे तरीके से बिल्कुल सेट बैठते हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे कार्य किए हैं, जिसके चलते बीजेपी पार्टी मजबूर होगी योगी जी को अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और हाँ, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं यहाँ किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करूंगा। बिल्कुल जो फैक्चुअल बात है वो बताऊंगा और ये बताऊंगा कि भाई योगी जी को उत्तर प्रदेश में क्यों इतना जाना जाता है, क्यों पूरे भारत में एक सीएम के नाम पर योगी जी को सबसे ज्यादा जाना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला रीजन है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अब आप एक मिनट सपोज करो कि आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके साथ आपकी माँ बहन रहती है। कुछ गुंडे लोग आपके घर में घुस जाते हैं, वो आपकी माँ बहन के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनको गोली मार देते हैं और आपसे गन रखकर आपके सर पर आपकी सारी जमीन को छीन लेते हैं। तो आप क्या करोगे? और हाँ, पुलिस भी उनको कुछ नहीं करती क्योंकि उनके सर पर नेताओं का हाथ रहता है। तब आप ऐसी सिचुएशन में क्या फील करोगे? उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत सारे बाहुबली क्रिमिनल थे जो किसी व्यक्ति को कभी भी मार देते थे, कभी किसी की जमीन छीन लेते थे, चलते रोड पर रेप कर देते थे, बीच बाजार में लोगों को गोलियों से भून देते थे। जैसे कि एग्जाम्पल अतीक अहमद। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का एक जाना माना क्रिमिनल था, बाहुबली था, जो किसी भी व्यक्ति को कभी भी मार देता था, चाहे वो कितना बड़ा पुलिस वाला हो, कितना बड़ा एमएलए हो। और साथ में अतीक अहमद एक पॉलिटिशियन भी था। 2004 में समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को फूलपुर से टिकट दी और अतीक अहमद उस सीट पर जीत भी जाता है। उसी साल 2004 में अतीक अहमद का भाई अशरफ प्रयागराज से इलेक्शन लड़ता है, पर उसका जो अपोनेंट होता है वो होता है बीएसपी पार्टी का राजूपाल। अशरफ राजूपाल से उस इलेक्शन में हार जाता है। अब इस इलेक्शन में हार होने के बाद अतीक अहमद को बहुत ज्यादा इंसल्ट फील होती है। इसीलिए 2005 में अतीक अहमद राजूपाल को बीच रोड पर गोलियों से भुनवा देता है, उसका मर्डर करवा देता है। और इस मर्डर में राजूपाल की वाइफ राजूपाल की मर्डर की गवाह थी और वो जब एफआईआर दर्ज कराती है उसमें अतीक अहमद, अशरफ जैसे लोगों का नाम लेती है। पर होता क्या है? कुछ नहीं। अतीक अहमद छूट जाता है, कोई गवाही नहीं देता। राजूपाल का एक और गवाह था उमेश पाल। उमेश पाल को भी अतीक अहमद ने बीच रोड पर गोलियों से भुनवा दिया, उसका मर्डर करवा दिया। योगी जी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।
और रिजल्ट क्या हुआ, अतीक के बेटे असाद को और गुलाम को जिन्होंने उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी, उनका एनकाउंटर करवा दिया बीच रोड पर। अभी अतीक अहमद के आंसू पूछे ही नहीं थे कि अतीक अहमद भी अपनी रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रहा था, जहां पर 3 फेक मीडिया वाले लोगों ने अतीक अहमद को ठिकाने लगा दिया और उनको गोलियों से भून दिया। ये 3 लोग थे जिन्होंने अतीक अहमद का मर्डर करा था। जब पुलिस द्वारा इनसे पूछा गया कि भाई क्यों मारा गया अतीक अहमद को, तो वो बताते हैं कि हम एक बड़े गैंगस्टर को मारकर एक बड़ा गैंगस्टर बनना चाहते थे। देखो, रीजन कुछ भी हो, पूरी इंडिया जानती है कि अतीक अहमद को मरवाने में, इनकाउंटर करवाने में किसका बड़ा हाथ था। और यूपी के अंदर अतीक अहमद इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल है विकास दुबे का। वो तो इतना ज्यादा डेंजर था कि उसके ऊपर 60 केसेस चल रहे थे, पर फिर भी उसे किसी भी पुलिस थाने में बड़ा क्रिमिनल ही काउंट नहीं करा जाता था, क्योंकि उसके खिलाफ पुलिस वाले तक भी गवाही नहीं देते थे। विकास दुबे का एक केस है 2001 में, सिवली पुलिस स्टेशन के अंदर एक एमएलए संतोष शुक्ला बैठे थे। विकास दुबे ने पुलिस स्टेशन में घुसकर संतोष शुक्ला को टपका डाला। उस पुलिस स्टेशन में उस समय 25 पुलिस अधिकारी थे, जिनमें से सब इंस्पेक्टर जैसे भी अधिकारी थे। उनमें से एक भी पुलिस वाले ने कोर्ट में विकास दुबे के खिलाफ गवाही नहीं दी। अब आप खुद देख सकते हो कि कितना ज्यादा डर था विकास दुबे का लोगों के अंदर। इसी विकास दुबे ने जुलाई 2020 के अंदर कानपुर के अंदर गोलियां बरसा दी थी, गोलियों की बौछार कर दी थी, जिसमें लगभग 8 पुलिस वाले मारे गए थे और 7 पुलिस वाले घायल हो गए थे। जब इसे 4 दिन बाद पकड़ा गया, वही उसका इनकाउंटर कर दिया। अब देखो, कुछ भी रीजन रहा हो, कुछ भी बात रही हो, पर पूरा इंडिया जानता है कि इसका इनकाउंटर किसने करवाया है और क्यों करवाया है। यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए योगी जी ने सारे काम करे हैं। या कोई अगर जो बातों से मान रहा है तो बातों से मान, वरना उंगली टेढ़ी करके ढंग से इनकाउंटर करवाया है। द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार यूपी पुलिस ने लगभग 10,713 एनकाउंटर करे हैं योगी जी के कार्यकाल में। यह कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। योगी जी ने सारे काम करे हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। कोई प्यार से माने तो ठीक, वरना गोलियों से मानेगा। हमारे जो भारत का जो जीडीपी है वो लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। और क्या आपको पता है, महाराष्ट्र इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला राज्य है, जिसका शेयर हमारे भारतीय जीडीपी में 15.7% है। पर उत्तर प्रदेश अब तमिलनाडु को पीछे धकेलते हुए सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, जिसका शेयर हमारी जीडीपी में 9.2% है। तमिलनाडु भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है, पर फिर भी यूपी ने अब तमिलनाडु को पीछे धकेल दिया है। योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली है कि वो उत्तर प्रदेश को 2027 तक 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना देंगे, जिसके लिए योगी जी ने बहुत सारे कार्य भी किए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कई सारी सड़कों का निर्माण कराया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, जो कि 13 एक्सप्रेस वे है, जिनकी लेंथ लगभग 3200 किलोमीटर है। इससे फायदा यह हुआ कि ट्रैवलिंग टाइम घट गया, अब लोग एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जा सकेंगे। दूसरा फायदा ये हुआ कि मैन्युफैक्चर का माल बाजारों तक आसानी से और जल्दी से पहुंच सकेगा बिना कोई नुकसान के। इसी वजह से यूपी के अंदर बहुत सारी कंपनियां अपनी प्लांट लगा रही हैं। यूपी सरकार ने बड़े परिवहन पर ही नहीं बल्कि शहरों के छोटे छोटे परिवहन पर भी जोर दिया है। मेट्रो रेल, आरआरटीएस, एयरपोर्ट्स पर भर भर के निवेश करा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के 12 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क तैयार किया है और साथ में आरआरटीएस का भी रास्ता तैयार किया है। आरआरटीएस होती क्या है? रैपिड ट्रेन। सिंपल वर्ड में कहा जाए, मेट्रो और बुलेट ट्रेन का बच्चा, जो कि स्पीड में बहुत तेज होता है। इससे फायदा यह होगा कि शहरों के बीच की दूरियां कम हो जाएगी, लोग एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से और जल्दी से चले जाएंगे और अपने शहर में भी बड़ी आसानी से और तेजी से घूम पाएंगे। और सिर्फ रेल पर ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एयरपोर्ट्स पर भी भर भर के ध्यान दिया है, निवेश करा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एयरपोर्ट्स बना दिए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नोएडा का जो जेवर एयरपोर्ट है वो एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनने वाला है, ये योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं। इसी तरीके से यूपी के शहरों को एयरपोर्ट्स, रेल और आरआरटीएस से पूरी तरीके से जोड़ दिया है।
जिससे लोग भी खुश और सरकार भी खुश। थर्ड रीजन है इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टर ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चूज करता है जो जगह सुरक्षित हो, जहां पर कनेक्टिविटी अच्छी तरीके से हो। और आपको पता ही है यूपी के अंदर तो एक अलग ही रोला था। यूपी उत्तर प्रदेश नहीं गुंडा प्रदेश था और कनेक्टिविटी के नाम पे तो बिल्कुल कबाड़ था यूपी। इसीलिए 2018 में यूपी को सिर्फ 4 लाख करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ, क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता था वो महाराष्ट्र, गुजरात, बैंगलोर जैसे क्षेत्रों को प्राप्त होता था। उत्तर प्रदेश को कहाँ ही होगा। पर योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को अच्छी तरीके से मेंटेन करा, यूपी में कनेक्टिविटी बढ़ाई, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी ने पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भाई। लगभग 33.5 लाख करोड़ यूपी को इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ। अब आपको पता है अगर जो इस 33.5 लाख करोड़ का 50% भी इन्वेस्टमेंट यूपी के अंदर आ जाता है ना, तो यूपी की काया पलट जाएगी पूरी अच्छी तरीके से। फोर्थ रीजन है बिजली। देखो जो लोग यूपी के अंदर रहते हैं ना उनसे पूछो 2000 मतलब योगी जी से पहले क्या होता था कि बिजली के नाम पे 24 में से सिर्फ 6 घंटे बिजली प्रोवाइड कराई जाती थी। उसके अलावा 17-18 घंटे अपने गर्मी में काटो, अंधेरे में काटो, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ आए उन्होंने दिल्ली एनसीआर में तो खासकर ऐसा कर दिया कि 24 में से 23-22 घंटे लाइट आनी है, क्योंकि योगी जी को पता है कि पावर सप्लाई सबसे मेन रीजन होता है इन्वेस्टमेंट को हासिल करने के लिए। इसलिए नोएडा वगैरह क्षेत्रों में अब फिल्म सिटी बन रही है, बहुत बड़े बड़े कंपनी अपने प्लांट लगा रही है पावर सप्लाई की वजह से। योगी जी की अब हमने अच्छाई तो बहुत कर ली जिस वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं, पर योगी जी में बहुत सी बुराइयां भी हैं। जैसे पहले नंबर पे है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करा, पर ज्यादातर ये ध्यान रखे करा कि भाई इन्वेस्टर आएंगे, प्राइवेटाइजेशन होगा। पर वहां के यूथ का क्या होगा यूथ का? अभी यूपी पुलिस का फॉर्म 50 लाख बच्चों ने भरा। बहुत से बच्चे अपना घर बार छोड़ के पैसा लगाकर यूपी गए और एट द एंड हुआ क्या? यूपी का पेपर ही लीक हो गया। उसके बाद योगी जी ने बहुत अच्छे ऑर्डर पहले हैं। उन्होंने कहा है कि भाई 6 महीने के अंदर पेपर किया जाएगा और क्या कहते हैं उन अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करी है। पर सवाल ये उठता है कि ये नौबत आई ही क्यों है? योगी जी को पहले से इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए था, या फिर सारी घटना घटेगी तभी ध्यान देंगे योगी जी? योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करे, पर क्या आपको पता है आज की डेट में भी बहुत सारे दलितों के ऊपर यूपी के अंदर अत्याचार होते हैं, बहुत सारी महिलाओं के खिलाफ प्रताड़ना होती है यूपी के अंदर। क्या उनके लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बनाए गए? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।